दोस्तों नमस्कार। मजदूर मोर्चा पोर्टल पर आपका स्वागत है। अब विधानसभा चुनाव अपने पूरे ताव पर है और आखिरी उसमें स्पेन में चल रहे हैं और सभी उम्मीदवार और सभी राजनीतिक पार्टियां निर्दलीय पूरे जोर शोर से सत्ता प्राप्त करने की दौड़ में जुटे हुए हैं। ये हम पहले भी लिख चुके हैं और कह चुके हैं कि भारत एक बड़ा विचित्र देश है जहां पर राजनीतिक लोग चुनाव जीतने के लिए, पहले टिकट पाने के लिए, फिर चुनाव जीतने के लिए और बेतहाशा करोड़ों रुपए तक भी खर्च करते हैं। एक एक वोट 500 से लेके हजारों हजार रुपए तक के वोट खरीदते हैं। इसलिए जनता की सेवा करनी है ना विचित्र। जनता की सेवा करने के लिए पल्ले से करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि वो सेवा कैसी होगी। तो जनता अगर इसको नहीं समझना चाहती और इसी तरह से बहाव में बहना और अपनी वोट को बेचना है, तो फिर उसके परिणाम तो वही होंगे जो होते आ रहे हैं। तो अगर इस ओर भी अगर जनता ध्यान देने का प्रयास करे तो शायद बेहतर हो सकेगा। फिलहाल हम कोई शोध की तरफ या सुधार की बात तो अभी नहीं कर सकते क्योंकि वो परिस्थिति नहीं है। अब तो हम खाली विश्लेषण ये करने जा रहे हैं कि 5 तारीख को मतदान के बाद 8 तारीख को होने वाला क्या है और क्या होना चाहिए और कैसा होना दिख रहा है, इस पे संक्षेप में कुछ बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अब ये तो लगभग तय हो चुका है, पूरे हरियाणा का विश्लेषण करने से मालूम होता है कि भाजपा का तो सुपड़ा साफ लगभग हो चुका है और कांग्रेस अब पूरी तरह से बढ़त में है। अब देखना यह है कि भाजपा के बाद इसका सुपड़ा साफ होने के बाद कांग्रेस की हवा है या आंधी है या सुनामी है। अब इसका सही तो मतदान के बाद और चुनाव का रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन आंधी में तो मुझे कोई शक दिख नहीं रहा और सुनामी भी आ जाए तो कोई अचरज होना नहीं चाहिए। भाजपा का सबसे मजबूत किला अब तक जो समझा जा रहा था वो आपका अहिरवाल का क्षेत्र काफी मजबूत किला था। कम से कम 8, 10, 11 सीटें जो इसमें लगती हैं अहिरवाल में, ये अच्छा गढ़ था। लेकिन अभी जो वहां से सूचनाएं मिल रही हैं, जिसका कुछ विश्लेषण हमने अपने मजदूर मोर्चा में भी किया है, तो वहां स्थिति भाजपा की बड़ी विकट है। राव इंद्रजीत वहां के अच्छे बड़े नेता माने गए हैं, उनका बड़ा प्रभाव रहा है, लेकिन इस बार उनको भी काफी संकट का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि अपनी बेटी आरती का चुनाव अटेली से लड़ रही है, वो भी काफी मशक्कत करके ही शायद निकल पाए तो निकल पाए, वरना वहां भी खतरा है। तो ऐसी विकट स्थिति में, हालांकि हमको ज्योतिषी तो नहीं है और इसमें ज्योतिष का करना भी कोई वो नहीं है, लेकिन जो दिखाई दे रहा है, अगर इन परिस्थितियों में भाजपा यदि सिंगल डिजिट में रह जाए तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा। हाँ, अगर कोई चमत्कार हो जाए और 15 का आंकड़ा पार कर ले तो मुझे अवश्य ताज्जुब हो सकता है, क्योंकि भाजपा के जो कर्म थे पिछले 10 साल में जो देखे हैं, केंद्रीय स्तर पर मोदी सरकार और राज्य के स्तर पर खट्टर सरकार ने जो दुष्कर्म, जो कुकर्म और जो सत्यानाश, बेड़ा गर्क इस देश का किया है, इस हरियाणा का किया है, तो उसका प्रभाव तो पड़ना अति आवश्यक मुझे नजर आ रहा है। कांग्रेस का 55 से लेके 70 तक का आकलन कह रहे हैं, लेकिन मुझे 60 में कोई संशय दिख नहीं रहा। अपना कोई काम करने के बजाय, अपने कोई काम गिनाने की बजाय ले दे के फिर मंदिर में पहुंच जाएंगे, पाकिस्तान में पहुंच जाएंगे, हिंदू मुस्लिम पर पहुंच जाएंगे। ये नहीं बताएंगे कि हमने क्रिकेट स्टेडियम कितना बढ़िया बना दिया फरीदाबाद वालों का। ये नहीं बताएंगे कि हमने पूरा हरियाणा के लोग आईडी के चक्कर में चक्कर कटा दिया। ये कोई नहीं बताएगा, प्रॉपर्टी आईडी। ये नहीं बताएंगे कि पीपीपी के नाम पे पूरा जनता लाइन में लगा के खड़ी कर दी, इसका कोई जिक्र नहीं करेंगे।
किस तरह से स्मार्ट सिटी बनाने का जो उन्होंने ढोंग रचा था, देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उनमें से एक फरीदाबाद भी है और करनाल भी है। और जो दुर्गति और जो दुर्दशा की है, कम से कम फरीदाबाद में तो 4 से 4.5 हजार करोड़ तक का फंड लूट के खाया गया है स्मार्ट सिटी के नाम पे। बाकायदा एक पूरी कंपनी बना दी स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, लिमिटेड कह लो जो कर, लेकिन कंपनी बना दी और लाखों रुपए महीने का किराए का एक दफ्तर ले लिया और अफसरों की भरमार वहां बैठा दी फौज, और काम किया है वो पूरा शहर देख रहा है क्या उन्होंने धंधे किया है, क्या धंधे किए हैं। वो 2-4 सड़कें भलाई बना दी, उनकी हालत भी खराब है, तो आपका स्मार्ट सिटी बन गया। कहीं एफएमडीए का झंडा गाड़ दिया। एक नगर निगम कम था क्या, एक हुड्डा कम था क्या जो जनता को लूट रहा था? ये 2 खसम और बिठा दिए लूटने के लिए। तो ये जो काम किए हैं वो जनता देख रही है। असल में तो पहले 5 साल में ही जनता ने खट्टर को पहचान लिया था, भाजपा को अच्छी तरह पहचान लिया था, और उनको जो 70 पार जा रहे थे, 60 पार जा रहे थे, 40 पे लाकर टिका दिया था। ये तो चौधरी देवीलाल के नाम पे जो वोट लिए थे, भाजपा के विरोध के नाम पे वोट लिए थे, वो बिक गए और जाके उनका बैठ गए और 4.5 साल खूब चिक्के मलाई खाई, और अब लड़ा उसमें अब भागे फिर रहे हैं। और अब भी पूरी कोशिश है, भाजपा के इशारे पे नाच रहे हैं, जहां भाजपा खड़ा कर रही है वहां हो रहे हैं। और यही हाल लगभग अभय का भी है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पुत्र जो INLD चला रहे हैं, वो भी किनके साथ खड़े हैं? गोपाल कांडा के साथ खड़े हैं, बसपा के साथ खड़े हैं। रावण जो एक MP बने हैं अभी यूपी से, बताओ उसका क्या लेना देना हरियाणा में। इस तरह के जो गठजोड़ बनाए गए हैं, और ये सारे फाइनेंस बाई बीजेपी हैं। कोई अपने पल्ले से पैसा नहीं खर्च कर रहा, सारे पैसा जो है भाजपा खर्च कर रही है, क्योंकि पता भी तुमने तो जीतना नहीं, और किस तरह कांग्रेस की वोट कट जाए। तो ये बड़ा भारी एक प्रयास चल रहा है। तो इस प्रयास का ये हो सकता है कि 2-4 वोट INLD और बसपा गठबंधन को कोई 2-4 सीट भले ही मिल जाओ, और कुछ लोग 8-10 इंडिपेंडेंट आ जाएं, ये हो सकता है, इसकी संभावनाएं हैं। लेकिन इससे भाजपा को कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। इनका कोई सत्ता का तो मतलब ही नहीं है। एक अच्छा जैसे विपक्ष में भी ढंग से आ जाए तो उसकी भी कोई संभावना दिखती नहीं है। इनको तो पिटना ही पिटना है। तो ये जो परिस्थितियां आ रही हैं, ये एक परिवर्तन की जो हवा चल रही है, जनता भी देख रही है भाई परिवर्तन। अब इनको वोट ढो लिया, अब इनको जरा आराम करने दो, अब कांग्रेस को बारी ले लेने दो। कांग्रेस आगे क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो तो समय बताएगा, लेकिन कम से कम उस जहर के बीज तो नहीं बोए जाएंगे। इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता कि अगले आने वाले बहुत भले होंगे और वो जनता को नहीं लूटेंगे, जनता की सारी सेवाएं कर देंगे या नहीं कर देंगे। इस बात की गारंटी देना आसान नहीं है और कोई नहीं दे सकता। लेकिन इस बात की गारंटी है कि जहर के बीज नहीं बोए जाएंगे, वो हिंदू मुस्लिम के नारेबाजी नहीं होगी, वो जनता को रोज लाइनों में इस तरह से खड़ा नहीं करेंगे, और कुछ बेहतर होने की संभावनाओं को देखा जा सकता है कि ये हो सकता है। अब मैं छोटा सा विश्लेषण फरीदाबाद का करना चाहूंगा। बडखल कॉन्स्टिट्यूंसी है। अब सीमा त्रिखा ने जो किया वो सारा बडखल का क्षेत्र देख रहा है। बडखल झील में तो खूब नौकाएं चल रही हैं, बढ़िया काम हो गया होगा, देखा होगा सब लोगों ने। जैसा सीवर का पानी भरते भरते 100 करोड़ से ऊपर खर्च हो चुका है, लेकिन उसकी दुर्दशा अभी भी देखने लायक है। स्कूलों में क्या हो रहा है, अस्पतालों में क्या हो रहा है, नगर निगम ने क्या किया है, सीवर की क्या स्थिति है, पानी की क्या स्थिति है, हर चीज की जो दुर्गति है वो हो रही है। इसके लिए पार्टी ने कहा भाई चलो सीमा ठीक नहीं थी, इसने तो काम अच्छा नहीं किया, इसको हटाओ, इसकी जगह बहुत बढ़िया आदमी लाए हैं। हमारा देखा पड़ता है, हमारा बहुत बढ़िया वर्कर रहा है, दिनेश अदलखा जी हैं। क्या बात है, क्या विकल्प लाए हैं सीमा त्रिखा का ढूंढ के। इससे तो सीमा ही भली थी। दिनेश अदलखा MCF के नगर निगम के फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन रहे बताते हैं, और सारा फाइनेंस जो है, जो एक प्रोसीजर होते थे उन प्रोसीजरों को छोड़ के तोड़ के और जिस मनमाने ढंग से पैसों को बर्बाद किया गया,
बर्बाद तो खैर जनता के लिए बर्बाद है, उनके लिए तो आबाद कर गया ना। जिन घरों में पैसा गया है वो तो आबाद हो गए। शहर बर्बाद हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। पार्कों में कितना पैसा जाएगा, किस सेक्टर के पार्क को देना है, किसको नहीं देना है, अपने रिश्तेदार को देना है, दूसरे को नहीं देना है। तो इस तरह के पूरे धंधे तो नगर निगम में किए। ये आपका जो स्टेडियम में जो पैसा बर्बाद हुआ, हर जगह बर्बाद हुआ है, कोई एक जगह थोड़ी है, शाम तक गिनाता रहूंगा, उसको छोड़ दीजिए। इससे तो पेट नहीं भरा। उसके बाद वो फार्मास्यूटिकल्स, जो फार्मेसी के जो होते हैं, जो फार्मासिस्ट बनते हैं, उनका लाइसेंस जारी करने की दुकान दे दी इसको भाई। अरे कोई पूछो ये क्या है भाई दुकानदारी? जो बच्चा साल 2 साल की ट्रेनिंग करके फार्मासिटी का वो कर लेता है क्वालिफाई, उसका लाइसेंस ही जारी करेगा भाई। हालांकि करना तो होता है सरकारी उसने अफसर ने, लेकिन ये इसको चेयरमैन बना दिया, तो जब तक इसके दस्तखत नहीं होंगे, इसका आदेश नहीं होगा, तो वो अफसर कुछ नहीं कर सकता। अच्छी मोटी दुकान, किसी से लाख ले लो, किसी से 10,000 ले लो, किसी को ना दो, कि जो मर्जी खुला लूट। महीनों महीनों नहीं, सालों सालों लोग लाइन में लगे रहे। इतनी अंधी लूट तो गजब की किसी ने देखी नहीं। और इतना ही नहीं, पकड़ा भी गया, मुकदमा भी दर्ज हो गया, अंडरग्राउंड भी रहा। अंडरग्राउंड कहां रहा? मनोहर लाल खट्टर के घर में अंडरग्राउंड। अब पुलिस भी करे तो क्या करे? अब पुलिस तो कठपुतली है, सरकार के आदेश पे नाचने वाली है। खुले तौर पे जब महीना तो कुछ दिन के बाद शांत हो गया, तो एफआईआर से नाम निकाल दिया। और शायद एफआईआर रद्द की है कि नहीं की, उसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार एफआईआर लिखी गई है ना, वो कभी भी खुल जाएगी। सरकार बदलेगी तो एफआईआर भी दोबारा आ जाएगी, वो सारे काम फिर हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतना बढ़िया जो खट्टर जी लाए हैं आदमी चुन के, अब जनता को भी देखना है कि भाई हमने इसको अपना नुमाइंदा बना के अपना फायदा करना है कि नुकसान करना है। ऐसे जिसके ऊपर चोर की मोहर लग रही हो, जिसपे क्रिमिनल केस दर्ज हो रहा हो, रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार चौड़े में करके गया हो, और जो लोग उसको वोट देंगे वो क्या सोच के देंगे? मुझे तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है। मैं कुछ लोगों से मिला भी हूं, 21 सेक्टर के कुछ लोग हैं, सोसाइटियों में रहते हैं, जो कहते हैं जी हम तो देखते नहीं है, लखा है, एक पक्का है, तिरखा है या कोई और है, हमें तो कमल दिख रहा है। देख लो भाई, कमल देख लो फिर। ऐसे लोग भी हैं। लेकिन अब अधिकतर लोग जो हैं वो कमल देख के अब आदमी मुद्दे देखने लगे हैं। अब 10 साल में इन्होंने क्या किया है राज्य के स्तर पे, शहर के स्तर पे, और बाकी देश में इस कमल ने क्या किया है वो भी देख रहे हैं लोग। और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर क्या लहर चल रही है और किस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर देश को लूटा गया है वो भी लोगों को दिख रहा है। लेकिन जिन्होंने आंख नीचे रखी है, जो अंध भगत हैं, जिनको खाली राम मंदिर दिख रहा है, राम मंदिर तो दिख रहा है पर उसकी लीक होती छत नहीं दिख रही उनको। नया पार्लियामेंट हाउस तो दिख रहा है लेकिन उसमें पानी टपकती 9 बाल्टी हैं, जिसको एक ही बाल्टी दिखाते हैं। मैंने जो पता लगाया वहां कम से कम 9 जगह टपक रहा है वो। जो सड़कें बनी हैं, जो और बना है, उनका हाल भी दिख रहा है लोगों को। तो ऐसे भी जो हवा बह रही है, तो वो बहुत लोगों की आंखें खुल गई हैं। लेकिन फिर भी अंध भगत तो अभी हैं, एकदम तो सारे अंधे जाते नहीं ना, वो तो कभी भी नहीं जाएंगे, इस तरह के रहेंगे। इन हालात में मुझे तो उन पे दया आती है जो ऐसे करप्ट और ऐसे घोषित अपराधी को, मैं तो घोषित अपराधी कहता हूं, हालांकि घोषित अपराधी तभी हो सकता है जो कोर्ट सजा दे दे, लेकिन अगर कोर्ट तक जाने ही तो नहीं दे रहे, कोर्ट तक जाए तो सही। इसलिए हमें तो हक है और हम तो कहेंगे घोषित अपराधी है। अब जनता को अगर ये पसंद है तो फिर कल को शिकायत करने का कोई मुंह बनता नहीं है कि हमारे साथ ये हो गया, हम तो लूट गए, हमारा काम नहीं हो रहा। ठीक है, आपको अगर घोषित अपराधी को ही बनाना है अपना नुमाइंदा, तो फिर कल को शिकायत मत करना किसी से, भाई ठीक है, तो ऐसे ही काम होंगे जैसा आप नेता चुनोगे। इसके अलावा हमारी एनआईटी सीट भी है, इसमें भी अच्छा घमासान चल रहा है। हालांकि नीरज शर्मा जो हैं पहले भी कांग्रेस टिकट पे विधायक रहे हैं, और उनका जो सीधा मुकाबला मैं देख रहा हूं वो नगेंद्र भड़ाना से हो रहा है। बेशक भाजपा के सतीश फागना भी खड़े हैं, लेकिन उसमें इतना दम मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उसके अंदर कई चीजें हैं। एक तो ये जाति का प्रभाव भी है, भड़ाना और फागना तो ये गुजर भाई हो गए दोनों, तो वो जाति के आधार पे भी वोट कटेंगे। बाकी जो भाजपा की जो लहर थी वो अब लहर रही नहीं,
जिस चेहरे पर, जिस मोदी के चेहरे पे वोट मिला करते थे, वो चेहरा भी अब नहीं रहा, उस तरह का नहीं रहा। और जो कुछ थोड़ी बहुत कसर होती भी है उनके नाम पे वोट मिलने की, वो जो रैलियां करते हैं ना, जैसे अभी पीछे अमित शाह रैली कर गया था, जो वो 4 वोट आनी होती है वो और ना आए। और आज जैसी मोदी की सभा होने वाली है गदपुरी में, जिस तरह से हाईवे बंद कर दिया गया है, पलवल जाना हो तो चक्कर काट के इधर से जाओ या उधर से जाओ, आपका हाईवे बंद है 12 घंटे के लिए। तो ये जितनी आप जनता की ऐसी तैसी करोगे ना, पर वोट तो ऐसे ही आएंगे। तो वहां पे जो मैं देख रहा हूँ एनआईटी में भी कड़ा मुकाबला इसमें चल रहा है। तो नगेंद्र भड़ाना और अपना नीरज के अंदर कोई फैसला हो सकता है इनमें से। लेकिन ओवरऑल जो परिस्थिति मुझे नजर आ रही है, कुछ नीरज का ही दिख रहा है। हालांकि लोग कहते हैं भाई नीरज ने कुछ नहीं किया, हाँ ठीक है, मान लेते हैं नहीं किया होगा। विपक्षी जो नेता होता है उसके पास कोई सत्ता नहीं होती, उसका आदेश, उसकी रिक्वेस्ट, उसकी अपील कोई अफसर सुने ना सुने। लेकिन विपक्षी का एक काम होता है, वो प्रदर्शन कर सकता है, वो शोर मचा सकता है, वो धरना प्रदर्शन करके असेंबली में सवाल उठा के सरकार से कह सकता है कि ये हो क्या रहा है। और इन कामों में चाहे उसे ड्रामेबाजी कह लो, चाहे उसे नौटंकी कह लो, वो काम करने में नीरज ने कसर तो कोई छोड़ी नहीं। चाहे बदन के कपड़े उतार के धोती लपेटने आ जाओ, नंगे पैर चलना आ जाओ, चाहे सीवर में बैठ के नहाना आ जाओ, या खट्टर के सामने विधानसभा के अंदर खड़े होकर सवाल पूछना, उसमें तो अगले ने कसर छोड़ी नहीं। और बाकी भाई जो करने के लिए कोई खास विपक्षी के पास होता नहीं है। दूसरी ओर बढ़ाना जब सत्ता में, हालांकि लड़े तो चौटालों के टिकट पे थे, लेकिन बाद में फिर सत्ता की मलाई खाने में जुट गए थे, जैसे तैसे भाजपा में घुस चुके थे। उसके बावजूद भी जो जनता की अपेक्षाएं थी वो उतनी नहीं हुई। हालांकि बढ़ाना ने अपने पल्ले से, अपनी जेब से कुछ सेवाएं प्रदान करी, कोई ट्रैक्टर ट्रालियां लगाई, कोई पानी पिलाया, कुछ और करा, लेकिन वो एक नाम मात्र का होता है। लेकिन जो सरकारी व्यवस्था के तहत सरकारी काम, पक्के काम जो होते हैं, उनका अभाव ही रहा। तो इस आधार पर देखा जाए तो हो सकता है नीरज का पलड़ा भारी हो सकता है। इधर देखिए आपका जो ओल्ड फरीदाबाद का क्षेत्र है, जहां विपुल और आपके सिंगला लखन का मुकाबला चल रहा है, तो इसमें भी शुरू से तो खैर विपुल का ही पलड़ा भारी नजर आ रहा था। विपुल ने बीते 5 साल लगातार, जब वो सत्ता में भी नहीं रहा, तो अपने जो उनके समर्थक थे, चाहे वो संत नगर में हो, चाहे वो एसी नगर में हो, चाहे स्लम एरिया जितने भी थे, उनमें अपना चुग्गा पानी, होली दिवाली का काम धंधा हो करते रहे। ये तो सुना गया, इसलिए उनका पलड़ा भारी समझा गया था। लेकिन लखन भी उसी क्षेत्र से है, उसी जाति से है, व्यापारी बनिया जाति। तो अब धीरे धीरे जो कांग्रेस की हवा, हुड्डा के, पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब के जो चक्कर लगे, उससे काफी प्रभाव बढ़ा है और उससे टक्कर का, मुकाबले की टक्कर बनती नजर आ रही है। और बाकी अब असली तो खेल पैसे का तो अभी होने वाला है। विपुल के विरुद्ध एक खास बात ये भी चर्चा में रही काफी दिनों, ये एसी नगर के लोगों ने संगठित होकर बाकायदा वहां पे कार्यकर्ता, बड़े स्ट्रॉन्ग भूमि से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, दीनदयाल गौतम, उनका पर्चा भी आया और मजदूर मोर्चा ने प्रकाशित भी किया। उन्होंने सवाल उठाया कि जो डिलाइट होटल के पास में कोई 2 या 3 या 4 प्लॉट थे, और जिसमें लोगों जो एसी नगर जाने वालों के रास्ते वगैरह बनते थे, और वो प्लॉट बिक नहीं रहे थे, तो विपुल ने औने पौने भाव में खरीद लिए, और जो लोगों का रास्ते थे बंद हुए, उसमें भारी पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया और लोगों ने बड़ा प्रदर्शन किया और बड़े झगड़े, काफी तमाशा हुआ था। लेकिन सत्ता के आगे, पुलिस के आगे किसी एक की चली नहीं, और वो फिर जो एक का जो एक के उसने 100 बनाए, वो एक मोटा मुनाफे का काम, तुरंत खरीद कर तुरंत बेच के पैसा जेब में डाल के निकल लिए। अब लोगों में जो पैसे बट रहे हैं, उन पर खर्चा हो रहा है, तो लोग कहते हैं ठीक है, पैसे तो हमारे ही हैं, विपुल कौन सा घर से लाया है, ये जो हमारे साथ इसने किया था, हम इसका विरोध कर रहे थे, अब आ गया मुकाबले में, अब देखेंगे वोट किससे लेगा।
तो इस तरह की चर्चाएं भी मेरे सुनने में आई हैं। अब वो सत्ता के उस वक्त जो दुखी थे, सत्ता के सताए, आज वो कितना बदला ले पाएंगे, या अपने बदला जो था वो पैसों में बिक जाएगा। अब जो पैसा फेंकेगा विपुल, उससे वो लोग कितने प्रभावित होंगे, पैसा लेके वोट दे देंगे या पैसा भी खा जाएंगे, वोट भी नहीं देंगे, ये तो अब समय बताएगा। लेकिन मुकाबला टफ ही रहने की संभावना नजर आती है। थोड़ा जिक्र तिगांव का भी कर लेते हैं। तिगांव में भाजपा के कैंडिडेट हैं अपना राजेश नागर। ये रहस्य किसी से छिपा नहीं है कि राजेश नागर किशन पाल जो मौजूदा मंत्री हैं उनके विरोधी रहे हैं, और किशन पाल के लाख जोर लगाने के बावजूद पिछली बार भी टिकट लिया था और इस बार भी लिया है। किशन पाल ने दो कोशिश की थी भाई, या तो राजेश नागर का टिकट इसको ना दिया जाए या विपुल को, और इसके बदले मेरे बेटे को दिया जाए। तो ना तो बेटे को टिकट मिला और ना राजेश नागर का टिकट रुका और ना ही विपुल का टिकट रुका। तो इससे भी परेशान है किशन पाल। तो जो परेशान आदमी होता है उसने राजेश नागर की मदद तो क्या करनी थी। दूसरी ओर जो कांग्रेस का उम्मीदवार हैं उनका कोई खास एरिया में कोई ग्राउंड वर्क तो कभी रहा नहीं, कोई चर्चा नहीं रहा, कोई सामाजिक या सोशल वर्क उनका कोई भी रहा नहीं। लेकिन उनका जुगाड़ था सीधा वाड्रा साहब से, जो दामाद हैं सोनिया जी के। अब वो जिस जिम में जाते हैं तो ये कांग्रेस को जिनको टिकट मिला है रोहित नागर, अब इन्होंने भी वही जिम ज्वाइन कर लिया बताते हैं, और जिम वाले से सांठ गांठ करके उसी स्लॉट में आ गया। तो दोस्ती हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सीधा टिकट वहां से मिल गया। अब चर्चा ये है कि जो स्टेट की या हुड्डा साहब की या जो है, ये नहीं चाहते थे कि भाई ये टिकट मिले, वो चाहते थे कि पुराने कोई मिले जो पहले एमएलए रह चुका है हमारा। अब पहले एमएलए वाले पे आरोप ये भी था कि वो पिछले 5 साल लगभग लगातार किशन पाल की जी हजूरी में रहा, उनके साथ सौदेबाजी करना, उनके सारे काम करना, उनसे मेलजोल, इस तरह के आरोप लगे हुए थे। तो इन आरोपबाजियों के चक्कर के में उनका ललित का टिकट कटा और रोहित को टिकट मिला, इस तरह की चर्चाएं हैं। लेकिन ललित नागर ने भी अपना खूंटा ठोक दिया, और आज जो स्थिति इलाके से पता लग रही है, मुकाबला ललित का और राजेश का ही चल रहा है, कांग्रेस का वहां कोई जिक्र नजर आ नहीं रहा। और ओवरऑल क्योंकि भाजपा में भीतर घात है, और भीतर घात तो कुछ हद तक देखा जाए तो कांग्रेस में भी, क्यों कांग्रेस का तो अलग से खड़ा है और ये इंडिपेंडेंट खड़ा है, तो उसके बावजूद मुकाबला जो है वो ललित में और राजेश में ही माना जा रहा है। थोड़ा बल्लभगढ़ देख लेते हैं। बल्लभगढ़ में भी मुकाबला बड़ा गजब का है। मूलचंद शर्मा 2 बार के विधायक रह चुके हैं और पूरे 5 साल मंत्री रहे हैं। अब जो आदमी सत्ता में रहता है उस पर एंटी इनकम्बेंसी का आरोप तो लगता ही है, क्योंकि हर आदमी हर एक को तो कुछ नहीं कर सकता। कुछ अच्छे काम भी किए होंगे तो कुछ के काम नहीं भी किए होंगे। लेकिन जिस तरह से लोग कह रहे हैं भाई आम लोगों के काम, बस्तियों के काम, ओवरऑल काम जो होने चाहिए थे वो नहीं हुए, और कई तरह के इल्ज़ाम लोग लगाते भी हैं। और फिर दूसरा, भाई जितने दिन आदमी रह लेता है तो कहता है सत्ता बदलनी भी चाहिए। और ओवरऑल जो भाजपा की हवा बिगड़ी हुई है, और जिस मुख्यमंत्री ने 9.5 साल काम किया और उस मुख्यमंत्री को छुपा दिया जाए, अब राज्य में कोई चेहरा ही ना हो नेतृत्व का, खाली चेहरा हो तो खाली मोदी का चेहरा या अमित शाह के चेहरे पर तो आप सारी वोट नहीं ले सकते ना। तो दूसरी ओर कांग्रेस ने जिनको टिकट दिया है, पराग शर्मा, वो उनका बैकग्राउंड तो बहुत अच्छा है। उनके पिता योगेश शर्मा यहाँ पर विधायक रह चुके हैं, शायद जनता पार्टी के वक्त में विधायक बने, अच्छा काम था। और योगेश के पिताजी बड़े अच्छे एडवोकेट रहे यहाँ के, और योगेश के दादा जो थे
वो भी जिला शिक्षा अधिकारी रहे, मतलब एक पढ़ी लिखी फैमिली है। और योगेश भी और मूलचंद एक ही गांव से आते हैं, सदपुरा से, और दोनों ही ब्राह्मण जाति के हो गए। तो पराग शर्मा इनका मुकाबला, तो जाति के आधार पर तो वोट बढ़ सकती हैं काफी हद तक, लेकिन पराग शर्मा के ऊपर यह है कि उनका ग्राउंड वर्क नहीं रहा। उनको अगर ये कहा जाए कि पैराशूट से उतरी हैं सीधी सेंटर से, और वो एआईसीसी मेंबर भी बताई जाती हैं, तो उनको वहां से सीधा टिकट मिल गया, और इसकी वजह से उनका जो ग्राउंड वर्क था तो उन्होंने कभी किया नहीं। हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों में उनका काम रहा है, लेकिन उसका प्रभाव इतना इस क्षेत्र में होना संभव नहीं है। दूसरी ओर 2 बार की विधायक रह चुकी शारदा, वो शारदा शुरू से ही यही है, और शारदा के ऊपर आरोप यह है कि भाई ये बीच में भाजपा की ओर चली गई। जिस जमाने में अशोक तंवर कांग्रेस अध्यक्ष थे राज्य के, तो उन्होंने इनका टिकट काटा, और उससे नाराज होकर जैसे तैसे भाजपा वाले तो इंतजार में थे ही, ये भाजपा में चली गई। उससे भी इनका जो रिकॉर्ड था वो बिगड़ा, और लेकिन हालात के बाद इन्होंने दोबारा से कांग्रेस को ज्वाइन किया, लेकिन फिर भी एक डॉट तो इन पर लगता ही है। इस सब के बावजूद इनका ओवरऑल जो था बल्लभगढ़ के पूरे क्षेत्र में जनसंपर्क बहुत रहा। अभी भी उनके साथ जो जमावड़ा है जाति के आधार पर या दूसरे आधार पर, वो काफी तकड़ा मालूम होता है। आम आदमी पार्टी के जो हैं रविंदर फौजदार हैं, हाँ, तो वो भी काफी दौड़ धूप कर रहे हैं, लेकिन उनको विशेष उनका प्रभाव दिखाई नहीं देता। आम आदमी का प्रभाव अगर कुछ पड़ सकने की कोई थोड़ी बहुत संभावना थी, उसका बेड़ा गर्क कर दिया यहाँ पे जो हमारे फरीदाबाद से आम आदमी के नुमाइंदे थे प्रवेश मेहता। प्रवेश मेहता आम आदमी का टिकट लेने के बाद कई दिन तो चक्कर काटे कांग्रेस के। कांग्रेस वालों ने घास नहीं डाला, तो फिर विपुल तो तैयार था, घास लिए बैठे, घास भी मलाई भी, और विपुल ने उनको अपना दाना पानी डाल दिया। कहने वाले तो कहते हैं कि 2 करोड़, लेकिन मैं 2 करोड़ की कीमत प्रवेश की समझता नहीं। 2-4 लाख 10-5 लाख रुपए दे देना विपुल के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, यहां तक का तो सौदा समझ में आता है, लेकिन 2 करोड़ वाली कोई बात है नहीं। उसके आने की वजह से कोई भाजपा को विशेष लाभ हुआ हो मुझे लगता नहीं, बल्कि उल्टा नुकसान ही कुछ ना कुछ हुआ होगा। एक गौरतलब बात यह है कि आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का जो समझौता होना था, कांग्रेस पार्टी वाले 4-5 सीटें तक उनको देने को तैयार थे, और वो सीटें निकल भी सकती थी, लेकिन आम आदमी ने नेगोशिएशन करके तो पहली शर्त ये रख दी कि हमें तो फरीदाबाद चाहिए, प्रवेश मेहता हमारा हीरो नंबर 1 है, और इसको जिताना, इसको लाना बहुत जरूरी है। इसी बात पे उधर हुड्डा ने कह दिया कि नहीं भाई, मैं तो टिकट दे चुका हूं लखन को। इस बात पे ये एग्रीमेंट होता होता टूट गया। अब जिसके लिए आम आदमी पार्टी ने समझौता तक तोड़ना मंजूर किया, वही आदमी बिक गया। इससे समझा जा सकता है कि आम आदमी की सोच क्या है और रणनीति क्या है, और उनके जो लगाए हुए जो उन्होंने खड़े किए हैं वो कितने लेवल के होंगे। हालांकि अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन प्रभाव तो पड़ता है ना। पार्टी के अंदर एक आदमी गंदा साबित हो जाता है तो उसका कुछ ना कुछ छींटा तो औरों पे भी पड़ता है, ये भी एक उनके ऊपर लगने वाला है। तो इस तरह की परिस्थितियां हैं जिनमें ओवरऑल जो मुझे नजर आ रहा है, जैसी हवा चल रही है और जैसा राहुल गांधी का प्रचार तंत्र काफी जोरों पर है और पूरे जोश खरोश में चल रहा है, तो काफी बेहतर स्थिति ओवरऑल मुझे लग रही है। कांग्रेस स्वीप कर सकती है अगर कोई ज्यादा उलटफेर या कोई बहुत बड़ी बेईमानियां, हालांकि इतनी बेईमानी करने की क्षमता मुझे लगता नहीं कि बची होगी। चुनाव आयोग में जितना गंद मचा चुका है, अब इतना मचाने की स्थिति यहाँ पे शायद अब ना रही हो, तो हो सकता है कोई बदलाव के अच्छे परिणाम यहाँ पे शायद आ जाएं, हमें उम्मीद करनी चाहिए। धन्यवाद।